Hello everyone, this is Sajal Gupta here and I am back again with the second part of our video on classification of soils. So we were discussing our second case, that is when percentage fineness is greater than 12%, right? So in that case we were discussing about this. If IP is less than 4, then there is no need to check A line, right? It simply means that silt will be more than clay. मतलब अगर IP लेस देन 4 है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ए लाइन का IP हमें देखना ही नहीं है एंड सिल्ट इज मोर देन क्ले लाइक दिस. Then we will check the IP of IP of our soil if it is greater than 7. If IP is greater than 7, then there will be two possibilities. First of all, if the liquid limit, then we check the liquid limit. If the liquid limit is less than 29.6, अगर लिक्विड लिमिट 29.6 से कम है तो फिर से ए लाइन का आईपी चेक करने की ज़रूरत नहीं है एंड वी कैन से इट विद श्योरिटी दैट क्ले इज़ मोर देन सिल्ट. मतलब अगर आईपी ग्रेटर देन 7 है और लिक्विड लिमिट 29.6 से कम है तो वी कैन इजीली से दैट क्ले इज़ मोर देन सिल्ट. लेकिन इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर लिक्विड लिमिट 29.6 से ज़्यादा है तब क्या होगा? देन वी हैव टू चेक ए लाइन. सो अगेन फर्दर देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज. अगर हमारी सॉइल का आईपी ऑफ ए लाइन से ज़्यादा है देन क्ले विल बी मोर देन सिल्ट. बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वही स्पेशल केस ये है कि आईपी सॉइल लेस हो गया अगर आईपी ए लाइन से देन सिल्ट विल बी मोर देन क्ले. तो यही एक स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है. सिल्ट इज मोर देन क्ले हो जाता है अगर आईपी ग्रेटर देन 7 है, तो भी चांसेस ये होते हैं कि एक केस ऐसा है कि सिल्ट इज मोर देन क्ले हो सकता है. बट जनरली आईपी अगर ग्रेटर देन 7 है तो हम कहते हैं कि क्ले इज मोर देन सिल्ट. बट ये एक ऐसा रेयर केस है कि अगर हमारी सॉइल का आईपी मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, आईपी ऑफ ए लाइन से कम है. आईपी ऑफ ए लाइन का मतलब ये IP ऑफ ए लाइन इज 0.73 इंटू WL-20. इस फॉर्मूले से निकल जाता है ये वैल्यू, राइट. तब हम कहते हैं कि सिल्ट इज मोर देन क्ले. तो अभी इसको आगे चलते हैं थर्ड केस पे. जस्ट अ सेकेंड. थर्ड केस, राइट. लेट अस स्टार्ट. तो थर्ड केस इज, अभी तक हमने जो केसेस पढ़े हैं वो था कि इफ परसेंटेज फाइननेस इज लेस देन 5%. सेकेंड केस था अगर परसेंटेज फाइननेस 12% से ज़्यादा है. लेकिन एक थर्ड पॉसिबिलिटी और बाकी है अभी, और वो थर्ड पॉसिबिलिटी है इफ परसेंटेज फाइननेस दिस थिंग is lying between 5 to 12%. मतलब परसेंटेज फाइननेस 5 to 12% के बीच में अगर लाई कर रही है तो क्या होगा, राइट. तब हमें सब कुछ देखना होगा. चेक, देन वी हैव टू चेक CU, वी हैव टू चेक CC एंड वी हैव टू चेक IP. ऐसे केस में जब परसेंटेज फाइननेस 5 से 12% के बीच में होती है तब हमको CU, CC और IP सब कुछ देखना पड़ता है भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है ये दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन है. केस A में क्या था, परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 5 थी, लेकिन इस केस B में क्या था, परसेंटेज फाइननेस 12% से ज़्यादा थी और इसमें 5 से 12 के बीच में है. ये दोनों का मिक्सचर एक तरह से हो गया. तो इसमें आपको CU भी देखना है, CC भी देखना है और IP भी देखना है. तो ऐसे केस में क्या होता है, डुअल सिंबल्स यूज होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये ऐसे होता है. ये है G ग्रेवल, G फॉर ग्रेवल. लेट अस सपोज हमारी सैंड यहाँ पे थी ग्रेवल, तो डुअल सिंबल इस तरीके से कुछ यूज होते हैं. ग्रेवल वेल ग्रेडेड विद ग्रेवल क्लेई. मतलब वेल ग्रेडेड बताया CUCC ने और IP हमको बताएगा कि वो मतलब क्ले है कैसे है. फिर वो सॉइल ऐसे भी हो सकती है, ग्रेवल वेल ग्रेडेड एंड ग्रेवल वो सिल्टी भी हो सकती है. तो दोनों इफेक्ट कंसिडर हो गए डुअल सिंबल के हिसाब से. फिर ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड या फिर ग्रेवल क्लेई ग्रेवल, या फिर वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है और उसमें सिल्ट भी है.
तो ये जस्ट एक नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नो नीड टू स्टडी, राइट। अब हम बात करते हैं, ये तो एनालिसिस हो गया कोर्स ग्रेन्ड का। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ पूरी कोर्स ग्रेन सोइल का कि हमने किस तरीके से एनालिसिस करा है स्टार्टिंग से, राइट। उससे क्या होगा, कनेक्शंस आगे बन जाएंगे फिर फाइन ग्रेन के लिए। तो देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये कुछ 4 साइजेस होते हैं, क्ले का, सिल्ट का, सैंड और ग्रेवल, जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। फिर क्या होता है, क्लासिफिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक सीव एनालिसिस टाइप का सैंपल लेते हैं। यहाँ पे हम एक सीव लगाते हैं 75 माइक्रोन की, उसके ऊपर एक सीव लगती है 4.75 mm की। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे रिटेन करते हैं, कुछ पार्टिकल्स इस पे रिटेन करते हैं 4.75 पे, कुछ पास कर जाते हैं 75 माइक्रोन से। और एक बात हमें श्योर थी कि जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से पास कर रहे हैं वो डेफिनेटली फाइन ग्रेन्ड है, या तो क्ले है या फिर सिल्ट है, राइट। फिर हम एनालिसिस पे बढ़े, फिर हमने देखा स्टेप 1, राइट। स्टेप 1 में हमने ये देखा कि हमने देखा 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो 75 माइक्रोन सीव पे रिटेन हो गया। इसका ये मतलब था कि कोर्स ग्रेन की मेजॉरिटी है, क्योंकि 75 माइक्रोन है ये साइज, मतलब ये पूरा जो एरिया है 75 माइक्रोन के ऊपर, इसकी मेजॉरिटी है, ये 50% से ज़्यादा है। बस सिंपल सी बात है, जिसका 50% से ज़्यादा होगा उसी की चीज़ की तो वो होगी ना प्रायोरिटी। तो फिर हमको पता चल गया कि ये कन्फर्म हो गया, या तो सैंड है या फिर ग्रेवल है। फिर हमने देखा कि अगर ग्रेवल ज़्यादा है तो हमने बोल दिया जी, अगर सैंड ज़्यादा है तो हमने बोल दिया एस। ये कैसे बोल दिया हमने, ये ऐसे बोल दिया कि अगर सॉयल 75 माइक्रोन से 4.75 के बीच में, मतलब ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये ज़्यादा है, मतलब कोर्स ग्रेन में भी ये वाला डोमिनेट कर रहा है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो हमने कहा कि सैंड है। और अगर ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर वाला 4.75 से बियॉन्ड 80 mm तक ये ज़्यादा है, तो हमने कह दिया ग्रेवल है, राइट। फिर हमने बोला कि ठीक है, कोर्स ग्रेन तो है लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर परसेंटेज फाइनस भी है, ऐसा तो है नहीं पूरी की पूरी ही 100% कोर्स ग्रेन्ड है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंटेज फाइनस उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए अब हमने उसका एनालिसिस करा। तो हमने देखा परसेंटेज फाइनस अगर तो 5% से कम है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये यही वैल्यूज़ के ले रहे हैं 5%, 12%, तो ये सब एक कोडल वैल्यूज़ होती हैं, ये IS कोड सजेस्ट करता है, इसके पीछे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, इट इज़ ऑल जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थिंग्स। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में कुछ पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स का, तो यू कैन रेफर दिस कोड BIS 1498 1970 मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1498 1970। इस ऑल ओवर इंडिया में जो प्रैक्टिस होती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की, वो इसी कोड को लेके होती है। तो यू कैन रेफर इट एनीवेयर, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट इजीली, राइट। तो उसके बेसिस पे कोडल वैल्यूज निकलती हैं, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पे। फिर हम आगे देखते हैं, तो परसेंटेज फाइनस 5% से कम थी, तो चेक CU/CC। CU देख लिया D60/D10, CC देख लिया D30²/D60 × D10। CU एंड CC एक कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होते हैं, जो सिंपली पार्टिकल्स की फाइननेस का आपको आइडिया देते हैं कि पार्टिकल कितना फाइन है, कितना कोर्स है, इस तरह से आपको बताते हो। तो फिर हम आते हैं, देखा कि अच्छा ग्रेवल थी अगर, तो ग्रेवल है वेल ग्रेडेड भी हो सकती है, पुअरली ग्रेडेड भी हो सकती है। अगर वो सैंड थी या तो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चलेगा, देखो एक सेकेंड। हाँ, अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि CU ग्रेटर देन अगर 4 है और CC 1 से 3 के बीच में है तो वो ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगी। और पुअरली ग्रेडेड कब होएगी, और एल्स, सिंपल। अदरवाइज इन दोनों कंडीशन के में एक भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो पुअरली ग्रेडेड है। फिर बात करिए हमने वेल ग्रेडेड सैंड की। सैंड वेल ग्रेडेड कब कहलाएगी, अगर CU ग्रेटर देन 6 होगा और CC 1 से 3 के बीच में होगा। और पुअरली ग्रेडेड कब कहलाएगी सैंड, अदरवाइज, सिंपल। अगर वो केस नहीं है तो अदरवाइज वो क्या है, पुअरली ग्रेडेड हुई। उसकी मैंने फिर एक ट्रिक भी बताई थी आपको, शॉर्टकट, एक माइंड मैप कह लो या कुछ कह लो एग्जाम के लिए एक ट्रिक। वो ऐसे था कि ग्रेवल के अंदर 6 लेटर्स होते हैं, तो जिसमें 6 लेटर्स हैं उसका CU 6 नहीं है। सैंड में 4 लेटर्स होते हैं, जिसमें 4 लेटर हैं उसका CU 4 नहीं है, उसका CU 6 है। उल्टे हो गए हैं ऐसे करके, तो जस्ट एक याद रखने के लिए, नहीं तो आप कैसा भी बना सकते हो।
फिर मैंने बात करी परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम की बात हो गई है, अब परसेंटेज फाइनेंस हम आए 12% से ज़्यादा है अगर, तो क्या करें। तब मैंने कहा कि सिर्फ आईपी देखना है, आईपी देखना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया, एक प्लास्टिसिटी चार्ट के नाम से कुछ होता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक्स एक्सिस पे आती है आपकी लिक्विड लिमिट। तो मैंने कुछ 2 लाइंस का जिक्र किया, ए लाइन यू लाइन, जो कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जो आपको आईपी ऑफ ए लाइन की इक्वेशन को याद रखना है 0.73 WL-20 आईपी यू लाइन, ये एक तरह से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कन्वेंशनल क्वेश्चन में एक आध जगह पे इसका छोटा सा काम हो सकता है, वो बता दूंगा। उसकी इक्वेशन होती है 0.9 WL-8। मैं आपको यहीं पे एक सेकंड इसका मैं बता देता हूँ आईपी ऑफ यू लाइन क्यों करते हैं हम। आईपी ऑफ यू लाइन जो होता है ये हमारी यू लाइन होती है, इसका मतलब ये होता है यू लाइन का, ये एक अपर लिमिट है, एक अपर बाउंडेशन है सोयल के ऊपर कि किसी भी सोयल का आईपी इससे ऊपर नहीं जा सकता, एटलीस्ट ये मतलब अपर लिमिट है, इससे ज्यादा ऊपर हो नहीं सकता है। मान लो आईपी ऑफ यू लाइन हमारा आ रहा है, लेट सपोज कुछ भी रैंडम वैल्यू बोल दी मैंने, 60% बोल दिया, तो हमारी जो सोयल होगी उसका 60% से तो नीचे ही होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर कंडीशन में है सोयल, अदरवाइज तो मतलब परमिटेड ही नहीं है एज पर कोड। यू कैन से दैट ये कोड ने बोला है कि 0.9 इंटू WL-8 जो वैल्यू है यू लाइन की, इससे ज़्यादा आईपी परमिटेड नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बताया आईपी अगर लेस देन 4 है, हाँ इसी केस में परसेंटेज फाइनेंस 12% से ज़्यादा में अगर आईपी लेस देन 4 है तो आपको ए लाइन चेक ही नहीं करनी है, 100% सिल्ट इज मोर देन क्ले, सोचना ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर आईपी ग्रेटर देन 7 है तो जनरली तो क्ले इज मोर देन सिल्ट होता है, जनरली क्ले मोर देन सिल्ट होता है, लेकिन इसमें फिर भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं 2। क्या पॉसिबिलिटीज थी? लिक्विड लिमिट की, राइट। लिक्विड लिमिट 29.6 से कम है अगर, तो ए लाइन मत चेक करो, सिंपली वी कैन आंख बंद करके बोल सकते हैं क्ले इज मोर देन सिल्ट। लेकिन अगर लिक्विड लिमिट 29.6 से ज़्यादा है इस केस में तो ए लाइन चेक करना पड़ेगा। और अब अगर आईपी ऑफ सोयल मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, अगर ये ए लाइन के आईपी से ज़्यादा है देन क्ले इज मोर देन सिल्ट, और अगर आईपी सोयल आईपी ए लाइन से कम है तो सिल्ट इज मोर देन क्ले होगा। ये एक स्पेशल केस होता है, बस इस केस में ये याद रखना है कि आईपी ग्रेटर देन 7 के हिसाब से ये एक स्पेशल केस इसमें बनता है, सिल्ट इज मोर देन क्ले भी हो सकता है, राइट। ओके, फिर हमने डिस्कस कर लिया था डुअल सिंबल्स का कि परसेंटेज फाइनेंस 5 से 12 के बीच में है तो इस तरह से ये डुअल सिंबल भी आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड केस का कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट केस ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस ये सेकंड केस, फर्स्ट सेकंड डुअल सिंबल है, वो सिंपली हो भी जाएगा, और जबकि इसका कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, राइट। फिर अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। सिंपल सी बात है, फाइन ग्रेन सॉइल्स का एनालिसिस कैसे होगा भाई। हमने कोर्स ग्रेन की देखी थी, कोर्स ग्रेन में क्या था कि 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो रिटेन कर रहे थे 75 माइक्रोन सीव पे। तो इसका सिंपल सा मेन स्टेप तो यही हो गया कि 50% से कम पार्टिकल्स जो होंगे, लेस देन 50% पार्टिकल्स, नाउ दिस विल रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव, मतलब उसका उल्टा होगा जस्ट, मतलब 50% से कम अगर रिटेन कर रहे हैं 75 माइक्रोन की सीव पे, तब हम बोलेंगे कि सॉयल हमारी जो है वो फाइन ग्रेन्ड है, राइट। मतलब ये कंफर्मेशन हमको दे रहा है कि सॉयल इज फाइन ग्रेन्ड, मतलब ईदर इट इज सिल्ट M और इट कैन बी क्ले, राइट। सो अब पहले तो हमारा स्टेप इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमको ये पता लगाना होगा कि या तो सिल्ट ज़्यादा है या फिर क्ले ज़्यादा है। अब कौन है, मतलब इन दोनों में से भी कौन डोमिनेट कर रहा है, M बोलें इसको या C बोलें, क्या बोलें। तो उसको देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली 2 IP चेक करेंगे, चेक IP ऑफ आवर सॉयल एंड IP ऑफ ए लाइन, ये 2 IP चेक करने, इसमें भी सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर चेक करेंगे इफ अगर IP ऑफ आवर सॉयल इज ग्रेटर देन IP ए लाइन। अब ये चीज़ तो मैंने पीछे बताई भी है आपको कि अगर IP सॉयल IP ऑफ ए लाइन से ज़्यादा होता है तो जनरली क्ले इज मोर देन सिल्ट होता ही होता है।
तो लेकिन अगर फाइन ग्रेन सोयल है तो इसमें वो लिक्विड लिमिट 29.6 है कि नहीं, वो कि नहीं, तो ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आईपी सोयल ग्रेटर देन आईपी ए लाइन है तो अनडाउटेडली बिना किसी दुविधा के आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि क्ले इज़ मोर देन सिल्ट। लेकिन अगर ये रिवर्स हो गया, फिर अगर ये रिवर्स हो गया देन आईपी सोयल इज़ लेस देन आईपी ए लाइन अगर हो गया तो वी विल से दैट सिल्ट इज़ मोर देन क्ले। और ये बात हम कोर्स ग्रेन में ही बोलते थे, मतलब अनडाउटेडली ये होता था कि सिल्ट इज मोर देन क्ले होती है अगर आईपी सोयल लेस देन ए लाइन है, तो सिंपल है। तो यहाँ से हमको आइडेंटिफाई हो गया कि या तो वो क्ले है या फिर वो सिल्ट है, मतलब सी है या एम है, ये हमको पता चल गया, राइट। अब हम क्या पता लगाएंगे, ओके लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज सो एज टू मेंटेन द क्लैरिटी। जस्ट अ मिनट। I hope you are enjoying this session. Okay, so now we know that whether it is clay or whether it is silt. अब हमें सिंपली ये देखना है कि क्या ये क्ले या सिल्ट जो भी है ये लो कंप्रेसिबिलिटी है, लो कंप्रेसिबल सोयल है, लो कंप्रेसिबिलिटी सोयल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, या फिर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, ये सेम है, इसको समझ, यहाँ पे आप समझ लेना सेम ही है। कंप्रेसिबिलिटी को COMP लिख रहा हूँ, सोयल, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से, या फिर वो हाई कंप्रेसिबिलिटी सोयल, इस तरह से है। हाई कंप्रेसिबिलिटी सोयल अगर ये है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एच से। तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत आसान होती है फाइन ग्रेन की। पहले पता करो सी है एम है, उसके बाद देख लो बस ये एल वाली है, आई वाली है, एच वाली है, बस इतना देखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। उसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है ये भी। लिक्विड लिमिट, सॉरी लो कंप्रेसिबिलिटी कब होगी? लो कंप्रेसिबिलिटी तब कहलाएगी अगर हमारी लिक्विड लिमिट सॉइल की, सॉरी नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है, सॉरी, अगर हमारी ये लिक्विड लिमिट जो है 35% से कम है तो ये कहलाएगी लो कंप्रेसिबल सॉइल। इंटरमीडिएट कब कहलाएगी? इंटरमीडिएट कहलाने के लिए लिक्विड लिमिट को 35% से लेके 50% के बीच में होना चाहिए। और हाई कंप्रेसिबिलिटी तब कहलाएगी अगर लिक्विड लिमिट हमारी 50% से ज़्यादा है, राइट। सॉरी, यहाँ पे भी सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू दोनों बीच में रहते हैं, ये याद रखना है एग्जाम के लिए कि जो इक्वल टू वाले साइन है ना, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको वो दे सकते हैं कि जो ये इक्वल टू वाले साइन होते हैं ये इंटरमीडिएट के साथ आते हैं, बस ये याद रखना है। लो और हाई में इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन या फिर ग्रेटर देन का ही साइन चलता है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन्स आ जाते हैं कि या तो सोयल वो CL होगी, सी में भी आई होगी, या फिर CH होगी, या फिर सिल्ट है अगर तो सिल्ट में या तो लो वाली होगी, सिल्ट में या फिर इंटरमीडिएट वाली कंप्रेसिबिलिटी होगी, और या फिर सिल्ट में भी हाई कंप्रेसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हमारा सब कुछ ये क्लियर हो जाता है। फिर हमें क्या देखना होता है, आई थिंक यहाँ पे हमारा ये कवर हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से अब हमको फाइन ग्रेन का भी एनालिसिस मालूम चल गया। अच्छा, एक और बात मेरे को आपको बताना चाह रहा था जो मैं यहाँ, कि 35 और 50 जो है ना, ये मैंने आपको कहीं दिखाया था वैल्यू, अगर आपको याद हो। सो मैंने आपको ये बताया था इसके बारे में, 35 और 50 वाली जो है लिमिट, इसके बारे में मैंने बताया था यहाँ पे, इफ यू कैन रिकॉल हेयर, यहाँ पे मैंने मार्क किया था ये, यहाँ पे मैंने 35 दिखाया था, ये 50 दिखाया था। तो बस इसके साथ एक थोड़ा सा कोरिलेशन बनाने के लिए मैंने किया था। और IP की वैल्यू जो मैंने ये 4 और 7 दिखाई थी, ये भी जस्ट एक कोरिलेशन बनाने के लिए किया था कि ये IP4 है, ये IP7 इधर होता है। तो उस कोरिलेशन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पे सारी वैल्यूज दिखा दी थी। और 29.6 भी एक वैल्यू दिखाई थी, वो भी इसलिए दिखाई थी क्योंकि इसका भी यूज़ यहाँ पर आता है। सो आई होप ये हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स का। सो थैंक यू एवरीवन, and please like, subscribe, comment and share this channel so that I get motivated to bring more and more such educational videos for you guys in future. And you can simply comment below for the next topic, and also let me know if you want me to take up any numericals also on this classification of soils. So definitely I will bring a separate video for the numericals as well. And so yes, so let us wrap up this video now, and thank you everyone and for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you.